हेलो दोस्तों। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम शुरुआत करते हैं लोकतंत्र से। लोकतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमो और क्रेशिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन या जनता की ताकत। लोकतंत्र का उदय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का जनक रूसो हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। किसी भी लोकतंत्र का आधार ही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रूसो के अलावा महान दार्शनिक वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने अदा किया। लोकतंत्र के लिए अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने नारा दिया कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र का आधार एक व्यक्ति एक वोट। किसी भी लोकतंत्र का बेस ही है कि एक व्यक्ति एक एक वोट करके किसी भी सरकार को बना सकता है, किसी को भी दोबारा से लाया जा सकता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। इस लोकतंत्र के आगे हम अब देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान है क्या? नियमों कानूनों का कलेक्शन ही संविधान है। नियमों का बंडल ही संविधान है। विश्व के समस्त संविधानों की माँ ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले उदय संविधान का ब्रिटेन में ही हुआ। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, जो 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को विश्व का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी सरकार की तरफ। हमारी सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को ही हम संसद कहते हैं। विधायिका पड़ा है विधि से। विधायिका के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम सदन की बात करें तो सदन 2 हैं। उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून को बनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत ही वास्तविक सरकार आती है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य जो भी विधायिका विधि बनाए उसके अकॉर्डिंग कार्य करना ही है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य। जो विधायिका विधि बनाए उसको लागू करना, वो भी हमारी कार्यपालिका का एक प्रमुख कार्य है। फिर न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या संविधान के तहत है या नहीं, इस बात की समीक्षा करना है। इस हिसाब से हमारे भारत में न्यायपालिका का लगभग स्वतंत्र अस्तित्व है। अब हम आगे इसके बाद हम इसके आगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर समझेंगे। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर अंतर किया जाता है। होता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वह तभी तक इस प्रणाली में रह सकती है जब तक इसको लोकसभा में विश्वास और बहुमत हासिल है। इस प्रणाली का आदर्श घर ब्रिटेन को माना जाता है। भारत में भी इस प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। किसी के प्रति उत्तरदायित्व का कोई सिद्धांत तो नहीं पाया जाता। इस प्रणाली का आदर्श घर अमेरिका है। इसमें वहाँ के प्रमुख का कार्यकाल निश्चित होता है।
हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें किसी भी कार्य के लिए पूरी की पूरी तरीके से सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम इसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से संविधान बनाया गया। हमारे यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। हम अंग्रेजों के अधीन थे। सबसे पहली मांग स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की गई। उसके बाद औपचारिक तरीके से भारत में पहली बार मांग M.N. राय, ये एक कम्युनिस्ट थे, उन्होंने 1934 में की। इससे पहले अनौपचारिक तरीके से 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें भी संविधान सभा के गठन का विचार किया गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अपने मंच से इसकी मांग रखी। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, इसमें भी संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया। हम लगातार अपनी इस मांगों को कर ही रहे थे लगातार। तो अंग्रेजों ने मजबूर होकर यहाँ पर एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए। ये 3 सदस्यीय में इसके जो प्रमुख थे पैथिक लॉरेंस, अन्य 2 सदस्य A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे? K फॉर कैबिनेट और P फॉर पैथिक लॉरेंस। हर गली मोहल्ले में अक्सर ये नाम सुनने को मिल जाएगा KP। K से कैबिनेट मिशन, P से पैथिक लॉरेंस। इसको आप विशेष ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था या संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया। दोनों ही एक दूसरे के आंसर होंगे। तो संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? हमारे यहाँ संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। अब एक प्रश्न आया कि इस संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए? क्या जनता के द्वारा सीधे चुना जाए? तो उस समय वो परिस्थितियां नहीं थी कि जनता के द्वारा सीधे चुना जाता। तो यहाँ पर संविधान सभा को जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया और संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, लेकिन संविधान सभा के लिए कुल 296 सदस्यों का चुनाव किया गया। उसका कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण ये था कि उसमें 93 सीटें जो थीं वो भर नहीं पाईं, क्योंकि देशी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या? अंग्रेजों ने जो नियम पारित किया 1858 के अधिनियम में, वहां से हमारा भारत 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग वो था जिस पर ब्रिटेन का अधिकार था, वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहा गया। दूसरा भाग वो था जिस पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था, जिस पर देशी राजाओं का शासन था, उन्हें देशी रियासतें कहा गया। तो इस संविधान सभा में देशी रियासतों ने खुद को जुड़ना स्वीकार नहीं किया। तो इस तरीके से कुल 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। उसमें 292 सदस्यों का चयन जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनके द्वारा और 4 का चयन उसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और इसके साथ साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थी, यहां से इलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ? संविधान सभा जो थी आंशिक रूप से तो चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित भी थी। इस संविधान सभा में आखिर इतनी 389 सीटों के लिए ही इलेक्शन क्यों होना था? क्योंकि उस समय यह कर दिया गया था कि नॉर्मली 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट आरक्षित होनी थी। अब हुआ क्या? जब हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान को बनाने का काम शुरू हो गया।
इसके लिए संविधान सभा की कार्यप्रणाली गठित कर दी गई। जो वो कार्यप्रणाली गठित की गई उसका प्रमुख कार्य क्या था? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना। अब जब कार्यप्रणाली शुरू हो गई तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरी तरीके से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तथा एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब हुआ क्या? कार्यवाही शुरू हो गई। यहां से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, तो वहां पर ना स्थायी था ना अस्थायी था, ऑप्शन दोनों थे, तो आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगेगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि बाद में 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ संशोधन के साथ हमारी प्रस्तावना कहलाया। इसी वजह से प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। आखिर ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ था कि हम इसे क्यों लाना चाह रहे, क्यों लाए। जो सदियों से हमारी पुरातन परंपरा थी उसको चेंज करने के लिए। इसमें अब क्या हुआ? BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब इस हिसाब से हमारी जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम संसद और पहली अंतरिम सरकार भी बनी, क्योंकि किसी ना किसी को तो नियम बनाने ही थे। तो नियम सबसे पहले किसने बनाए? संविधान सभा ने। काम किसने किया? संविधान सभा ने। तो पहली अंतरिम सरकार, अंतरिम संसद कौन हुई? संविधान सभा। अब क्या हुआ? हमारे संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियां भी गठित की गई। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति या राज्यों की संविधान सभा समिति का अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलिक अधिकारों की समिति या प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यकों की समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति, नीति निर्देशक तत्वों की समिति, प्रक्रिया नियमन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति JB कृपलानी, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां से कंफ्यूजन होता है कि झंडा समिति और तदर्थ झंडा समिति ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट समिति थी वो प्रारूप समिति थी। ये 7 सदस्य थी। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। और इसका हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अब यहां से क्वेश्चन और आता है अक्सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से कैसे नियमन हुआ। शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चयनित सदस्य नहीं थे, बल्कि इन्हें बुलाया गया था। बाद में इन्हें बंगाल से चुना गया। फिर जब बंगाल पाकिस्तान में चला गया, आज की डेट में तो बांग्लादेश में है, तो इनका चयन बंबई की पुणे सीट से किया गया या पूना सीट से किया गया। हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोगों के अथक मेहनत से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया। इस संविधान पर कुल 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। और जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया वो डेट थी 26 नवंबर 1949। इस दिन कुछ उपबंध लागू भी हो गए, लेकिन हमने संविधान पूरी तरीके से लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि हम आगामी 26 जनवरी से भारत की स्वाधीनता के लिए एक संघर्ष छोड़ देंगे और हम तब तक
26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते रहेंगे जब तक हम आज़ाद ना हो जाएं। इस वजह से हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा ने जो भी संविधान बनाया उसको हम मूल संविधान कहते हैं। कौन सा संविधान कहा जाता है? मूल संविधान कहा जाता है। इस मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 खंड थे। वर्तमान में 400, अब तो लगभग 550 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। इसके साथ 12 अनुसूचियां और कुल मिला के 25 खंड हैं। मूलतः 22 खंड ही हैं, लेकिन उसमें का और एक्स्ट्रा का जुड़ के अभी फिलहाल टोटल खंड 25 हैं। संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए। इसने मई 1950 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया गया। ये राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? जो देश कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों उन्हें कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसके बाद 1951-52 में हमारे यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए। अंतरिम संसद का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। 26 नवंबर को विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे वीडियो के लिए अगले दिन।